अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो वेलकम बैक टू फिज़ा नूर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये है फिज़ा नूर का दूसरा चैनल और यहाँ पर उनका सेकंड नावल स्टार्ट है और उसकी है किस्त नंबर 2, तुम संग लागे नैना, फिज़ा नूर एपिसोड नंबर 2। बग़ैर ताहीर के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आप रिस्पांस तो अच्छा दे नहीं रहे, रिस्पांस अच्छा देंगे तो उसके मुताबिक ही एपिसोड आएगी। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो रोज़ एपी आया करेगी, तो अगर नहीं तो फिर ऐसे ही एक दिन या 2 दिन के बाद। चलें बग़ैर ताहीर के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओए नीलोफर, किचन में बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? अज़बा ने फ़ौरन किचन में एंटर होते आयला को पीछे से हक करते उसके कंधे पर ठोरी टिकाते का पूछा। अज़बा पीछे हटो, खबरदार मेरे साथ ये ठरकियों वाला ठरक जाड़ा। तो आयला ने अपने पेट के गिर्द अज़बा के बंधे हाथों को खोलते झिड़का। तो क्या कर लोगी तुम? अज़बा ने इसके बराबर आते इसे शेल्फ के साथ लगाते मसनूई गुस्से से देखा। तो ये छुरी गर्म करके तुम्हारी नाक में घुसा दूँगी। अस्तग़फिरुल्लाह, डायन कुछ और सोच देती, इससे अच्छा था गरम ज़बान काटने की धमकी दे लेती, ये नाक में घुसाने की क्या ज़रूरत थी? अज़बा ने झिरझिरी लेते अफसोस से आयला की तरफ देखा, जो खुद अपनी कही बात पर टेढ़े मटेढ़े मुँह बनाती, जैसे तसव्वुर में अज़बा की नाक में गरम छुरी डालती हुई खुद को तसव्वुर कर रही थी। तुम्हारी ना शक्ल ही ऐसी है, तुम्हें देखकर ही उल्टी सीधी बातें जहन में आने लगती हैं। आयला अज़बा को कहती दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। हे ज़रा बताओ ना, क्या है मेरी शक्ल को? नीली आंखों वाली नीलोफर डाइन, तुम्हारा अपनी शक्ल के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी ये 12 बजी शक्ल की वजह से ही तो तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरा शोहर तो मुझे छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन तुम्हारा शोहर पहले ही रोज़ जनाना लिबास में तुम्हारा मर्दाना हुलिया और लबो लहजा देकर कहीं इस दुनिया से ही ना चला जाए। अज़बा की बात पर आयला ने भी 2 टोक बात करते हिसाब बराबर किया। वाह वाह, क्या तुम्हारी ज़ुबान फराटे भर रही है। मैं तो तुम्हें एवं ही मासूम समझ रही थी, तुम तो बहुत चालाक डायन निकली। अज़बा ने कमर पर दोनों हाथ टिकाते आयला के ब्राउन बालों वाले सर को देखा। आयला ने भी रुख बदलते डबल गुरी से अज़बा को नवाजा। तुम्हें शर्म तो नहीं आती ऐसा बोलते हुए? उम्र में मैं बेशक तुमसे छोटी होंगी, लेकिन रुतबे में मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। कोई लिहाज है या नहीं? ओह हेलो, उम्र में कहाँ तुम मुझसे छोटी हो? मुझे तो इस वक्त तुम 100 साल की बूढ़ी नीली आंखों वाली नीलोफर डायन लग रही हो। इससे पहले आयला कोई जवाबी कार्रवाई करती जब इफ़त मीर ने किचन में आते दोनों की ज़बानों को बंद करवाया। ये आज चांद कहाँ से निकल आया कि अज़बा किचन में पाई गई है? इफ़त मीर ने आते ही अज़बा को किचन में देखते तंज का तीर उछाला। वो क्या है मामा कि चाँद कभी कभी निकलता है, वरना अक्सर बादलों में ही गुम रहता है। और इस चाँद पर जो 2500 का गिरहन लगा है उसका क्या? आयला ने भी इसके हुलिये पर चोट करते इसे ज़बान चढ़ाई। ये 2500 का गिरहन है ना, हमेशा मेरे साथ ही रहेगा ताकि चांद को कभी नज़र ना लगे। इसने आयला को गिरहन कहते ट्राउज़र की पॉकेटों में बड़ी अदा से हाथ घुसाए। खबरदार, जो मेरी मासूम सी बहू के बारे में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। इफ़त मीर ने अज़बा को उल्टे हाथों लिया। अज़बा ने माँ की बात पर हैरानगी से माँ की तरफ देखा। तोबा तोबा मामा, ये नीलोफर और मासूम कहाँ से दिखती है ये आपको मासूम? इसने आयला के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते आंखों से जैसे इसका एक्सरे किया। हाँ, अलबत्ता शक्ल से थोड़ी बहुत है, लेकिन शक्ल के पीछे से ये एक डायन है। डायन वैसे भी डायन दूसरों की खूबसूरती से बहुत जलती है, और तुम मर्दाना लिबास में एक जनाना जिन हो। देखा आपने इसकी ज़ुबान को? इसका बस चले तो ये अपने इकलौती नन को कच्चा ही चबा जाए। अज़बा ने माँ की घुरियों की परवाह किए बगैर माँ को आयला की तरफ मुतवज्जा करवाने की कोशिश की। हाँ तो सही तो कह रही है, अपनी हालत पर भी गौर कर लो। क्या है मेरी हालत को मामा? एक इतनी हैंडसम लड़का हूँ मैं। लड़की हो तुम अज़बा? इफ़त मीर ने इसके जुमले की तस्हीह की। मैं तो कहती हूँ आंटी, इसे एक दिन कमरे में ले जाकर लड़का लड़की पर एक अच्छा है खासा लेक्चर दे ही दें, और चाहे हो सके तो प्रैक्टिकली भी इसको बता दें। माहा ने पीछे से आते अज़बा की कमर पर दब रसीद करते पुरशौक लहजे में कहा। लगता है ब्लाज भाई ने प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा ही बता दिया है मेरी शर्मीली चुड़ैल को। अज़बा ने माहा की गर्दन को बाजू के शिकंजे में लेते इसके फुले गाल पर ज़ोर से लब रखे। एक तो पता नहीं इस भाई और बहन को इसके गालों से क्या दुश्मनी थी। माहा ने दिल में सोचते अज़बा को घूरी दी। क्यों भाई,
ऐसे ही करते हैं ना प्रैक्टिकली। अज़बा ने आंख में करते उसे छेड़ा, जो फ़ौरन उसकी बात पर आंखें टपटपाती शर्माती गुलाब बन गई। हाय मेरी शर्मीली चुड़ैल, मामा आपकी ये बहू कितना शर्माती है, तो कुछ शर्म लिहाज तुम भी कर लो। ठीक है, कर दे मेरी भी शादी, फिर मैं भी शर्मा लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, अज़बा शर्माएगा और अज़बा का शोहर शर्माएगी। महा की बात पर आयला और इफ़त दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगी, और वो भी ऐसे। अज़बा ने फ़ौरन आयला के दुपट्टे का कोना अपने सर पर लेते, दुपट्टे को अपने लबों के बीच दांतों में दबाते शर्माने की एक्टिंग शुरू की। हाय अज़बा क्या करता है, तुम मत छेड़ मुझे। अज़बा ने फुल शर्माने की एक्टिंग करते आयला के कंधे पर हल्का सा मुक्का रसीद किया। हाय मेरी जानम, यहाँ तो आ, मैं तेरे शर्माने पर कुर्बान। फिर इसने माहा को बाजू से पकड़ते अपनी ओर खींचा, जैसे माहा लड़की ना हो, वाकई में अज़बा का शोहर हो। इसकी हरकतों और अल्फाजों पर वो तीनों किचन में खड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अच्छा चलो बस, बहुत हुआ, छोड़ो अपने इस शोहर को। उन्होंने अज़बा से माहा का बाजू छुड़वाया, जिसके कंधे पर वो अपना सर रखे अपने गाल को सहला रही थी और बेहद नादीदी नज़रों से नीलुफ़र डायन को आंख विंक करते फ्लाइंग किसेस दे रही थी। आज डिनर पर मेहमान आ रहे हैं, खबरदार अज़बा तुम इस तरह का लिबास पहनकर उनके सामने आई तो। इफ़त मीर ने अज़बा को वार्निंग देने आने वाले मेहमानों का बताया। हैं, कौन से मेहमान, कैसे मेहमान? ये खबर मुझसे कैसे छुपी रह गई? मेरी नीली आंखों वाली डायन और शर्मीली चुड़ैल, तुम दोनों ने मुझे इस खबर से क्यों ना आगाह किया? इसने अब दोनों को अपने बाजुओं के शिकंजे में लेते इनके नाजुक गर्दनों को दबाया। मुझे ऐसे लगता है कि किसी दिन मेरी मासूम सी गर्दन सुनहरी आंखों वाली बंदरिया के बाजुओं में दम तोड़ देगी। आयला ने मासूम सी आवाज़ निकालते इफ़त मीर की तरफ देखा, जो अपनी बेटी की हरकतों से तंग आई इसे होनहार नज़रों से देख रही थी। और मुझे लगता है बलाज और इसकी बहन वाकई में मुझे इस दुनिया से रुखसत करवा के ही दम लेंगे। माहा ने भी बड़बड़ाते कसमसाते खुद को आज़ाद करवाया। अब पता लग गया है ना तुम्हें, तो खबरदार ऐसी ड्रेसिंग करके आई। ऐसी वैसी ड्रेसिंग क्या मामा, मैं तो और भी बहुत कुछ ऐसा वैसा करूँगी। अज़बा ने आंख विंक की। वैसे आ कौन रहा है? इसने सब्जियों की बास्केट से गाजर उठाते अपने तेज़ दांतों से कुतर कुतर की। साथ वाले नए पड़ोसी अंकल तैयब और उनकी फैमिली। जवाब आयला की तरफ से दिया गया। ओ तेरी, अब आएगा मज़ा। अज़बा को रमाज और फूनी नाक वाली गज़ल का सोचते दिल में गुदगुदी सी हुई। क्या मज़ा आएगा? इफ़त मीर ने शक भरी नज़रों से बेटी की तरफ देखा, जबकि आयला ने नासमझी से और माहा ने आंखों को टपटपाते। ऐसे मत देखो तीनों की ऐसे देखने से मेरा छोटा सा हार्ट गले में आ जाता है, और अगर गला छोटा ना होता तो मेरे मुंह में आ जाता, और अगर मेरा मुंह छोटा ना होता तो शायद बाहर ही आ जाता। अज़बा ने बेहद ख़तरनाक संजीदगी से दहाई दी। तुमने अगर मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत की या उल्टी सीधी ड्रेसिंग की तो तुम्हारा ये छोटा सा हार्ट मैं खुद बाहर निकाल कर बेलने पर बेलकर तवे पर रोटियां बना दूंगी। इफ़त मीर ने इसके कान खींचते इसे दोबारा याद दहानी करवाई। बचाओ मुझे मेरी डायनों और चुड़ैलों। इन दोनों को मीसनी हंसी हंसते देखकर अज़बा ने इनकी तरफ अपने हाथ लपकाए। कोई है, बचाओ मुझे। अज़बा बेचारी गुंडों में फंस गई। अज़बा की दहाइयाँ अरूज पर थी। बस कर दे तैयब साहब, और कितनी परफ्यूम छिड़केंगे खुद पर। नाजिया बेगम ने शोहर के करीब आते अपना दुपट्टा सेट करते इन्हें सर से लेकर पैरों तक घूरा। आप तो ऐसे लशपश तैयार हो रहे हैं जैसे अपने दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि किसी पुरानी महबूबा से मिलने जा रहे हों। बेगम, आपको क्या पता, किसी ज़माने में तैयब और शाहमीर महबूबा ही हुआ करते थे, और फिर मैं लंदन चला गया और 2 आशिक दोस्त बिछड़ गए। क्यों? वो ज़माना ख्वाजा सरों का हुआ करता था। ला हौला वला कुव्वता। ये अपनी 5 फुट की कड़वी ज़ुबान से अगर चंद 10-12 मीठे जुमले निकाल लोगी तो क्या तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी? बस कर दें, सालों गुजर गए, आपको तो अभी तक मेरी ज़ुबान से ही शिकवा है, और आपको मेरे तैयार शहर होने से। तैयब साहब ने भी हिसाब मुकम्मल किया। हाँ, इस उम्र में भी जवानों की तरह आपके टशन ही ख़त्म नहीं हो रहे। बेगम, अभी तो हम जवान हैं। उन्होंने अपनी कमीज़ का कॉलर ठीक कर थोड़ा अकड़ाते कहा। हाँ, इतने ही आप जवान, इसलिए जब थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। बस कभी भी शोहर का दिल रखने के लिए कुछ मीठा ना बोल लेना। शोहर का दिल रखते रखते मीठा खा खा कर चीनी की बोरी बन गई हूँ। इतना ही काफ़ी नहीं है शोहर के लिए? उन्होंने अपने भरे वजूद की तरफ इशारा किया तो तैयब साहब ने बीवी के बोले गए अल्फाजों पर हैरानगी से बीवी की तरफ देखा, जो खुद खाते हुए पीछे देखना गवारा नहीं करती थी, अपने मोटापे का इल्ज़ाम इन पर डाल रही थी।
माना कि मैं मीठे का शौकीन हूँ, लेकिन क्या मैं मीठे के चम्मच भर भर के खुद तुम्हारे मुंह में डालता रहा हूँ? हाँ, ये ख्वाहिश पूरी हो ही ना जाए कभी कि आप भी प्यार से एक नवाला बनाकर मेरे मुंह में ही डाल दें। हाँ जी, अभी नवाला डाला नहीं तो ये इल्ज़ाम है, और अगर डाल देता तो ना जाने और कौन कौन से इल्ज़ाम मुझ पर वार्द कर देती। छोड़े इन बातों को, राहब को कॉल करें, पूछें कि कब आएगा वो अस्पताल से। एक तो मेरा इकलौता बेटा, ऊपर से उसको पढ़ा पढ़ा कर डॉक्टर बना दिया। अब तो मुझे ये डर है कि कहीं वो दूसरे डॉक्टरों की तरह गंजा ही ना हो जाए। नाजिया बेगम ने होते दिल से अपने बेटे के लिए अपने हज्जात ज़ाहिर किए। बेगम, तुम्हें तो फ़ख्र होना चाहिए, तुम्हारा बेटा एक सर्जन डॉक्टर है। बड़ा फ़ख्र करूँगी। अगर वो गंजा हुआ ना तो आपके सर पर ये जो 3-4 बाल है ना, जिस पर जेल शेल लगा कर संवारते रहते हैं, इस सर को भी गंजा करने में देर नहीं लगाऊंगी। बेबी की बात पर उन्होंने आईने में अपने सर की तरफ देखा, जहाँ फ़िलहाल तो अभी तक उनका सर बालों से भरा पड़ा था। काले बालों में चमकते सुरमई बाल इन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। खुदा का खौफ खाओ, कहाँ 2-4 बाल है, पूरा सर मेरा बालों से भरा है। उन्होंने अदा से किसी हीरो की तरह अपने बालों में हाथ फेरा। अरे शबनम, इस उम्र में गुस्सा करके क्यों अपने चेहरे की शाइस्तगी को कम करना चाहती हो? उन्होंने अपनी बेबी की कमर पर हाथ रखकर नज़दीक किया तो लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि शबनम की वो नाजुक कमर अब कमरा बन चुकी है। हाँ हाँ, बस यही दिन देखने रह गए थे। इस उम्र में अब अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के नाम से अपनी बीवी को पुकारेंगे आप। उन्होंने अपनी कमर से शोहर के हाथ हटाते कहा तो तैयब साहब इनकी बात पर गौर किए बगैर अपने हाथों की तरफ देखने लगे और इस वक्त में खो गए जब इन हाथों में इनकी बेगम की नाजुक सी कमर कैद हो जाया करती थी। चले भी, अब क्या मराकबे में चले गए हैं? नाजिया बेगम ने हंकारा भरकर कहते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइंग रूम में इस वक्त खुशनुमा सा माहौल बना हुआ था, जिसमें वक्फे ब वक्फे तैयब साहब और शामिर साहब के कहकहे गूंज रहे थे और दूसरी तरफ रमाज साहब और गज़ल साहिबा एक दूसरे को डैश करने वाली निगाहें चार किए हुए थे। माशाल्लाह से इफ़त, आपकी तो दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। नाजिया नकवी ने इफ़त मीर के हाथों पर हाथ रखते मुस्कुराते कहा, जिस पर माहा तो बेहद शर्माती आंखें झुका गई, जबकि आयला भी हल्का सा मुस्कुरा गई और इन दोनों ने शुक्र अदा किया कि असबा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी, वरना इनकी तारीफ़ पर वो इन्हें चुड़ैल और डायन कहने से कभी बाज ना आती। भला कहाँ इससे अपनी चुड़ैलों और डायनों की तारीफ़ हज़म होती। माहा की तारीफ़ पर बलाज ने माहा की तरफ झुकते हल्की सी सरगोशी की। अहम बेगम, थोड़ा कम शर्माओ, कहीं तुम्हारे गाल लाल होकर तपने ही ना लग पड़े। तपने से क्या मुराद? आप ये चाहते हैं कि मुझे बुखार चढ़ जाए? माहा की बात पर बलाज ने उसे घूरा, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचते मुस्कुराते कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हें बुखार चढ़ जाए और फिर तुम हॉट हॉट हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा बुखार ऐसे उतारूँ जैसे बाउल में ठंडा पानी लेकर पट्टियाँ कर कर के उतारा जाता है। पीछे से आई रमाज की आवाज़ पर बलाज ने झटके से गर्दन मोड़ते अपने हाथ की मुट्ठी बेचते इसे ऐसे देखा जैसे अगर इस वक्त ड्राइंग रूम में कोई ना होता तो इसकी भिंची हुई मुट्ठी में ज़रूर रमाज की गर्दन मौजूद होती। वैसे माहा भाभी, मुझे समझ नहीं आती, भाई को ड्राइंग रूम ही मिलता है ऐसी बातें करने के लिए? इसने माहा की तरफ हनूज झुकते अपने 32 दांत दिखाते बलाज को देखा। इससे पहले बलाज कोई जवाबी कार्रवाई करता, तैयब साहब ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करवाया और दूसरी तरफ सीधा खड़े होते रमाज की नज़र बिल्कुल सामने सोफे पर टांग रखे अपनी फोनी नाक पर चश्मा लगाए और हाथ में चाय का कप थामे छोटी छोटी चुस्कियाँ लेती गज़ल नकवी पर पड़ी। इसकी नज़र इसके कप से होती उसकी टांग पर गई, जो वो अपनी दूसरी टांग पर बड़ी आराम से रखती हल्के मूव करते सोफे पर बराजमान थी। अपने ऊपर नज़रों की तपिश को महसूस करते गज़ल ने भी नज़रें सामने उठाई तो सीधा रमाज पर नज़र पड़ी। इसे अचानक अपने मुंह में चाय का जायका बदजायका सा महसूस हुआ और जब इसकी नज़रों के ताक़ुब में अपनी टांग की तरफ देखा तो उसकी सोच को पढ़ते गज़ल के चेहरे पर बड़ी कमीनगी सी मुस्कुराहट आई तो इसने जान के अपनी टांग को ज़ोर ज़ोर से हिलाते रमाज को बहुत अच्छे से गुजरा माजी का वाक़या याद दिलाया। आंटी, रमाज को क्या अभी भी बकरे की टांगें बहुत पसंद हैं? गज़ल रमाज की तरफ देखते इफ़त मीर से मुखातिब हुई।
बकरे की टांगे? आयला ने ना समझी से गज़ल की तरफ देखा। हाँ वो भाभी, रमाज बचपन में बकरे के पाए को बकरे की टांगे कहा करता था और इसे बहुत पसंद थी और रमाज को लग रहा था कोई इसके सीने पर तेज़ाब फेंक रहा हो। इफ़त मीर ने गज़ल की बात पर मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। हाँ अब भी शौकीन है बकरे के पाए का, लेकिन बचपन की तरह इतना अब नहीं खाता। वैसे भी बचपन में कुछ ज़्यादा ही इसने बकरे की टांगे खाई हैं। गज़ल ने कप मेज़ पर रखते दोबारा रमाज की तरफ देखा और अपनी टांग से टांग नीचे उतारी। अंकल तैयब, आपको पता है आपके ज़माने की एक मूवी ऐनक वाला जिन न्यू वर्जन में आई है? क्या दोस्ती यारी है उस मूवी में, लाजमी देखिएगा। ऐनक वाला जिन। रमाज ने भी गज़ल की तरफ निगाह उठाते दांत पीसते कहा। तो गज़ल को इसके मुंह से ऐनक वाला जिन सुनते सेकंड लगे थे बात समझने में कि इस शख्स ने इसे ही ये ताना मारा था। आंटी अरसा हो गया बकरे की टांगे खाएं, वो भी आपके हाथ की, तो प्लीज़ किसी दिन बकरे की टांगों का नाश्ता करवाइएगा। क्यों रमाज, मिल के करेंगे। गज़ल ने नाक पर चश्मा शहादत की उंगली से ठीक करते दांत पीसते रमाज की तरफ देखा। और हाँ मामा, साथ में आप वो अपने करारे से फोने फोने से पापे भी बनाइएगा। रमाज ने फोना फोना लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया और साथ हाथ के अंगूठे से नाक पर रखते रब किया। इसकी इस हरकत पर गज़ल के तो सीने पर सांप लूट गए। इसका दिल चाहा कि वो सामने रखा वो कप उठाकर ठीक रमाज की नाक पर दे मारे और बलाज एक नज़र गज़ल और एक नज़र रमाज की तरफ देखते न जाने कौन से हिसाब किताब लगाने में मसरूफ़ था, जबकि वहाँ इन दोनों की नोकझोंक को एंजॉय करती और आयला नासमझी से एक दूसरे की तरफ से होती गोलाबारी देख रही थी। रमाज, देखो असबा कहाँ है, जाओ उसको भी बुला लाओ। इफ़त मीर ने असबा की गैर मौजूदगी महसूस करते रमाज से कहा, जो गज़ल को पीने वाली नज़रों से देख कम घूर ज़्यादा रहा था और वो अब इसे मुकम्मल इग्नोर किए ड्राइंग रूम को बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। असबा बाहर गई है आंटी, उसे कोई काम था, वो कह रही थी कि थोड़ी देर तक आ जाएगी। आयला ने इफ़त मीर की तरफ देखते असबा का पैगाम दिया। इफ़त मीर ने आयला की बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराते अच्छा में सर हिलाया, जैसे वो तो जानती नहीं थी कि इनकी बेटी का इस वक्त सबसे ज़रूरी काम लड़कों के साथ बैट बॉलिंग के अलावा क्या हो सकता है। और आप बताएं नाजिया, राहब वो नहीं आया? नहीं, वो थोड़ी देर तक आ जाएगा क्योंकि उसके हॉस्पिटल में शिफ्ट थी तो हमने कॉल की थी, आता ही होगा। माशाल्लाह राहब बहुत काबिल डॉक्टर बन गया है अब तो। इफ़त मीर ने दिल से राहब की तारीफ़ की तो तैयब साहब ने फ़ख्री अंदाज से बीवी की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ कि अब करो फ़ख्र महसूस बेटे पर और इसकी तालीम पर। नाजिया बेगम ने शोहरों की नज़रों पर हंकारा बढ़ते इफ़त मीर की तरफ मतवज्जा हो। बस जी, आपको तो पता है उसको बचपन से शौक़ था डॉक्टर बनने का। गज़ल बेटा आप जाओ ना, आयला के साथ जाके घर देखो, एंजॉय करो। इफ़त मीर ने गज़ल को इर्द गिर्द देखते आयला को इशारा किया। चलो आओ गज़ल, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। आयला की आवाज़ पर गज़ल सोफ़े से उठती आयला के हमराह हुई और रमाज के पास से गुजरते रुकी। टांगें तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होंगी और हमेशा याद रखना, इस दफ़ा कोई पंगा लिया तो दिल भी बाहर निकाल दूँगी। गज़ल तिरछी नज़रों से हल्के धीमे लहजे में कहते आयला के पीछे हो गई और रमाज इस फुन्नी नाक वाली चश्मिश की पुश्त को घूरते रह गया। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी गज़ल, फुन्ने नाक वाली चश्मिश चुड़ैल, देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। पंगा तो तुमने रमाज में से लेकर अच्छा नहीं किया, तुम मेरा क्या दिल निकालोगी, मैं तुम्हारा ये फुन्ना नाक ही तोड़ डालूँगा। रमाज दिल में तैयब साहब की बेटी के लिए खतरनाक इरादे बनाते उन्हीं से मुस्कुराते बात करते मुखातिब था, और अगर तैयब साहब को अपनी बेटी के बारे में रमाज के बनाए इरादों का पता चल जाता तो जिसको वो बहुत शरीफ, मासूम और हंसमुख बच्चा समझकर ट्रीट कर रहे थे, वो उसके फ़ौरन गिची से पकड़ते इसकी गर्दन मरोड़ देते। जारी है। लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ़िज़ा नूर का ये नावल भी पसंद आया होगा, और प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें। अगर इस एपी पर आपके अच्छे रिव्यूज़ आए तो नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द ही मिलेगी।